ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट जो यहाँ पे ये खुल गया। अब SRC के अंदर ऐप का फोल्डर है। ऐप के फोल्डर में पता है ना कौन सी फाइलें होती हैं? हाँ, हम्म, ऐप के फोल्डर में कौन सी फाइलें होती हैं? जितनी मेन फाइल होती है, ग्लोबली पेज वगैरह, लेआउट वगैरह, जोर से तो बोल। जितनी मेन फाइल्स होती है मेरे ख्याल से वो सारी एप्स एप्स के अंदर होती है ना। मेन फाइल तो तकरीबन हर एक ही मेन फाइल है। कंपोनेंट की फाइल भी मेन ही है, कोई अच्छा। वो टेम्पलरी तो है ही नहीं। मेन रीज़न क्या है ऐप हम्म, राउटर में फाइल रखने का? मेन रीज़न है कि कौन सी फाइल वेबसाइट पे शो करानी है, वो सारी फाइलें ऐप राउटर के अंदर आती हैं। सही है? अच्छा अच्छा, ठीक क्लियर? ठीक है। याद आई ठीक है? है ठीक। हाँ। सही है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो इसमें गिवन होती है होम पेज। ठीक है। और इन्होंने होम पेज में बाय डिफ़ॉल्ट से टेक्स्ट भी लिखा हुआ होता है। सही है। अब हम इसको रन कराते हैं। ये पहले ज़रा ये इनिशियलाइजेशन ये लोड पूरा हो जाए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं npm रन डेव। अच्छा, जब भी एक चीज़ याद रखना, जब प्रोजेक्ट बनाओ ना तो यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ है। अगर सक्सेस लिखा हुआ आ जाता है ना तो प्रोजेक्ट बन गया है। सही है। अगर नहीं लिखा हुआ आता तो कुछ इशू हो जाता है। खैर वो नेट की वजह से ही होता है जो भी होता है। ठीक है। सक्सेस लिखा हुआ आना चाहिए यहाँ पे। लोकल सीरीज से हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ब्राउज़र में हम यहाँ डाल देते हैं। वैसे कुछ और ही खुली है ये। हाँ भाई, ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा ये कि लोड कंपाइल हो रहा है सारा डेटा। जितना भी सारी चीज़ें है ना, ये जो चल रहा होता है ना, ये चीज़ ये भी नेक्स्ट का ना एक अलग से सर्वर चल रहा होता है कि वो सारी चीज़ें मेंटेन करेगा। नेक्स्ट का सर्वर फिर हमें HTML की फाइल लाके देता है इस तरीके से। फिर ये सारी कंपाइलेशन करता है उसकी। जैसा कि बताया था ना सर ने कि एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो कोड लिखा हुआ है ना, ये वेबसाइट को समझ में नहीं आता। सही है। ये जो कोड लिखा हुआ है वेबसाइट को समझ में नहीं आता। अब इसको भी कंपाइल किया जाता है। वो कंपाइल कौन करता है? बेबिल नाम की एक चीज़ होती है, वो इस कोड को कंपाइल करती है। कंपाइल करने से मुराद क्या है? HTML का सामान अलग रखेगी, CSS का सामान, CSS का तो खैर इसी में ही रहता है, HTML CSS का सामान एक जगह रखेगी। अगर टेलविन CSS यूज़ करें, सही है, तो वो एक पेज पे रहेगा, और जावास्क्रिप्ट का काम अलहदा जगह पे रहेगा। सही है। क्योंकि जो हमारी वेबसाइट है उसको ये सिंटैक्स JS समझ नहीं आती। ये जो हमने इसके अंदर लिखी हुई JSX कहलाती है। JSX से मुराद क्या है? जावास्क्रिप्ट और XML। अच्छा, अगर हम टाइपस्क्रिप्ट में पढ़ रहे हैं तो इसको JSX बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टी हाँ एस अहमद। एक्स टी एस एक्स हाँ, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो JSX बोलने के बजाय हम TSX बोलेंगे। और यहाँ पे नोट करना, मैंने एक्सटेंशन में भी TS लिखा, .TSX लिखा हुआ है। दिख रहा है ना? JSX कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। TSX लिखा हुआ है। TSX क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही है? टाइपस्क्रिप्ट और HTML आ रही है। सही है। जावास्क्रिप्ट नहीं आ रही यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट आ रही है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। तो इसने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा दिया, मतलब कि जो भी टेक्स्ट था वो दिखा दिया। जो जो कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ था, जो जो कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है, उसने हमें सारा लाके दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं? इस डिव को यहाँ से उड़ा देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं? सीधा सीधा एक H1 टैग लिख देते हैं हम। ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है। ये हो गया हेलो वर्ल्ड। लोड करते हैं ज़रा। ठीक है। तो ये जो हेलो वर्ल्ड आ गया। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे लोड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी जब मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया? हम फिलहाल के लिए ये इमेज के टैग को भी हटा देते हैं, अभी नीड नहीं है। ठीक है, इतना बस डेटा चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे लोड क्यों करना पड़ा? डायरेक्ट क्यों नहीं आया है? मेरे ख्याल से डेटा आने में जैसे टाइम मैं लग रहा है चाहता ना। हूँ ना भाई। हाँ, क्योंकि जो है ये जो हो रही है नेक्स्ट पे सर्वर साइड रेंडरिंग होती है बाय डिफ़ॉल्ट। सर्वर साइड में क्या होता है? डेटा आने में थोड़ा टाइम लगता है। वो क्या करेगा? HTML की हमें पूरी फाइल भेजता है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है आने में, क्योंकि डेटा सर्वर से आ रहा होता है।
एक हमारे पास क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है, एक सर्वर साइड रेंडरिंग होती है। वो हम पढ़ेंगे जब हम कल की क्लास में राउटर इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, तो उसके बाद हम जो है क्लाइंट और सर्वर में फ़र्क देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लिया। अब एक और चीज़ यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, मैं अगर दूसरा भी कैरेक्टर लिखूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी आता हूँ, देखा यहाँ पे मैं इसको रिलोड करता हूँ, ये थोड़ा टाइम ही ले रहा है। देखा इसने मुझे एरर उठा के दे दिया, ये चलेगा भी नहीं, एरर दे जा रहा है बार बार। और अगर मैं यहाँ पे भी दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे 500 का एरर आ गया। ठीक है, अगर 200 लिखा हुआ आ रहा होता है ना तो समझो काम तुम्हारा सही है। अगर 500 लिखा हुआ है ना तो देखो काम गलत हो, ये ऊपर से रेड कलर में भी ये 500 दिखा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें भी यहाँ पे दिखा रहा होता है। ठीक है, अब वजह पता है क्या है, जैसे समय बोलता है भाई आप एक ही पेरेंट एलिमेंट रख सकते हो, आप एक ही एलिमेंट इस रिटर्न के अंदर रख सकते हो, एक से ज़्यादा HTML के एलिमेंट नहीं रख सकते। ठीक है, अब यार हमें तो काफ़ी सारे एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वैसा क्या करें। पहला तरीका तो ये है कि इसको डिफ के अंदर रख दो। ठीक है, डिफ से क्या होगा, एक पेरेंट बन जाएगा। अगर मैं इस पर होवर भी करूँ ना तो ये बोलेगा जैसे एक्सप्रेशन मस्ट बी वन पेरेंट एलिमेंट, यानी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सिर्फ एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर आनी चाहिए। सही है, ये दो चाइल्ड नहीं लेगा, ये एक पेरेंट लेगा और पेरेंट के अंदर हम डायरेक्टली चाइल्ड डाल देंगे। पहला तरीका तो ये है कि डिफ डाल दो, डिफ के अंदर डाल दो। ठीक है, काम तुम्हारा चल जाएगा। यहाँ पे देखो 200 लिखा हुआ आ गया, देखा गेट रिक्वेस्ट आ गई 200, 200 यानी कि काम बिल्कुल सही है। अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो मुझे लॉरेम भी दिखा रहा है। क्लियर है, मैं इसका पैराग्राफ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ से लॉरेम हटा गया, मैं लिख देता हूँ लॉरेम, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरेम 45। ठीक है, तो इसने मुझे पैराग्राफ भी लाके दे दिया। अब अगर देखा जाए, आवाज़ आ रही है ना मेरी, अब अगर देखा जाए ये काम तो सही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी एक मसला है। मसला ये है कि ना स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, हमारे पास ना स्टाइलिंग में मसला आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए भाई एक पैराग्राफ। ठीक है, मैं डायग्राम के थ्रू दोबारा रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ एक्सेल ड्रॉ। वेल, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, एक ये रहा मेरा बॉक्स और एक बॉक्स ये रहा मेरा। ठीक है, एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा। अब ये जो जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है ना मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, अल्फ़ाबेट पे मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक सेकेंड, हाँ सही है, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा डाल देता हूँ। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, चलो मैंने ये पैराग्राफ डाला हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है चाइल्ड कंपोनेंट। सही है, ये आ गया हमारे पास चाइल्ड बॉक्स। ठीक है, ये है चाइल्ड बॉक्स। ठीक है, और ये है हमारे पास पेरेंट बॉक्स। ये है हमारे पास पेरेंट बॉक्स। ठीक है, ये है हमारे पास चाइल्ड बॉक्स और ये है हमारे पास पेरेंट बॉक्स। ठीक है, अब इस पेरेंट बॉक्स के अंदर ना एक डिव होगा। ठीक है, यहाँ पे एक डिव होगा और ये क्लोज भी हो रहा है। अब इस डिव को चाहिए भाई कि क्या करे, इस डिव को ना एक रिक्वायरमेंट है कि ये कि इसको क्या चाहिए, इसको चाइल्ड बॉक्स के अंदर ना हेलो वर्ल्ड और सिर्फ पैराग्राफ चाहिए। अब बात ये है,
अगर हम JS6 के अंदर खाली हेलो वर्ल्ड और पैराग्राफ अगर हम लिख देते हैं तो ये तो एरर शो करता है। क्लियर है? ये तो बोलेगा भाई एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर इसको रखो, नहीं तो भाई मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। यहाँ तक बात क्लियर है? सही है। हाँ सर, सही है। तो फिर हमने क्या किया, इसको एक डिफ के अंदर रख दिया। ठीक है, हमने इसको डिफ के अंदर रख दिया। और यहाँ पे एक और चीज, हाँ, यहाँ पे क्लास भी लगी हुई है फ्लेक्स के नाम से। अब पेरेंट क्या चाहता है, पेरेंट चाहता है कि ना मेरे पास, मेरे अंदर ना दो एलिमेंट आए, उठ के आए किसी और कंपोनेंट से, और मैं क्या करूँ, उनको डिस्प्ले फ्लेक्स करूँ। अब अगर मैं इस कंपोनेंट को, सही है, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है इतना बड़ा, ठीक है, एक सेकेंड में इसकी ना विड्थ जरा छोटी कर देता हूँ, इससे ज़्यादा ही खिंच गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सेकेंड ना। ठीक है, तो हाँ, अब यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो ठीक है, तो अब यहाँ पे देख भाई, अब अगर मैं यहाँ पे डिफ को डाल दूँ ना तो इसके पास पूरा पेरेंट उठ के आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, यही जो चाइल्ड बॉक्स है इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे चाइल्ड है ना, इसी को ही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, चाइल्ड बॉक्स। अब अगर देखा जाए ना तो इसके अंदर H1 और पैराग्राफ नहीं आ रहे, इसके अंदर पूरा का पूरा डिव उठ के आ रहा है। क्लियर है? सही इसके है। अंदर पूरा का पूरा डिव उठ के आ रहा है। अब भाई पेरेंट तो ये चाहता है कि खाली H1 और पैराग्राफ आए, मेरे को डिफ तो चाहिए नहीं। मुझे क्या करना है, पेरेंट चाहता है कि भाई मेरे पास एक H1 आए और एक पैराग्राफ है और मैं उन पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दूं। तो अब मैं वो काम कैसे करूं? अगर मैं डिव लगा देता हूं तो उस पर डिस्प्ले फ्लेक्स तो अप्लाई नहीं होगा। उसके पास तो एक और चाइल्ड तो आया, लेकिन चाइल्ड के अंदर भी दो और चाइल्ड आ गए। अब मसला ये है, इस चीज़ को सॉल्व कैसे करें? इस चीज़ को सॉल्व करता है रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट का तो क्या करते हैं, हम पेरेंट बनाते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, हम ऐसे जो है पेरेंट बनाते हैं इसका, ये रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट होता है। ये क्या करता है, एक ऐसा पेरेंट एलिमेंट होता है जिसके थ्रू हमारी स्टाइलिंग या हमारे HTML के कंटेंट पे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ये कहीं पे भी डाल दें ना तो पेरेंट कंपोनेंट क्या समझेगा, मेरे पास भाई दो एलिमेंट आ रहे हैं, H1 और पैराग्राफ टैग। ठीक है, अगर हम रिएक्ट और फ्रैगमेंट का यूज़ करते हैं, जो कि उसी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर हम डिव का यूज़ करते हैं तो पेरेंट समझेगा मेरे पास H1 और पैराग्राफ नहीं आ रहा, मेरे पास एक डिव पूरा का पूरा डिव उठ के आ रहा है। लेकिन क्या पेरेंट यह चाहता है, मेरे पास खाली H1 और पैराग्राफ का टैग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिव लिखने के बजाय हम इस तरीके से ये एम्प्टी एंगल ब्रैकेट डाल दे, एम्प्टी टैग डाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। इसको तो हम क्या कर सकते हैं, हमें जितने भी टैग इसके अंदर डालने हैं हम इजीली डाल सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना, मैं पहले डिव लिख के दिखाता हूँ, सही है, मैंने यहाँ पे डिव लिखा, ठीक है। अब अगर मैं अपने इस पे यहाँ पे आऊँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, सही है, इसका कोड देखना तुम ज़रा, इसका कोड देखना। इसका कोड में अगर तुम्हें दिखाऊं, वेल कोड शो नहीं करा रहा, ये पता नहीं हो पाएगा देखो, ये आ गया। तो देखो ये डिव उठा के दे रहा है, लेकिन भाई मुझे तो डिव नहीं चाहिए।
मुझे तो खाली H1 और पैराग्राफ चाहिए। तो अगर मुझे div नहीं चाहिए, मुझे खाली H1 और पैराग्राफ चाहिए, तो मैं div लगाने के बजाय खाली ये react डॉट फ्रेगमेंट लगा दूंगा। ये जो हमने एम्प्टी टैग लिखा हुआ होता है ना, एम्प्टी एंगल ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, इसको हम कहते हैं रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट टैग। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमें जितने भी चाइल्ड चीज़ें रखनी है हम इसके अंदर रख सकते हैं, और उसके थ्रू हमारे HTML के स्ट्रक्चर में, हमारी स्टाइलिंग के स्ट्रक्चर में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना, मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो देखो मेरे पास अब क्या शो हो रहा है, खाली H1 और पैराग्राफ टैग शो हो रहा है। मेरे पास कहीं डिफ शो हो रहा है? हेलो? हाँ, नहीं नहीं, डेव शो नहीं हो रहा। नहीं। मेरे पास कहीं डिफ, सही है। तो इस चीज़ का, तो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट का हम इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है ये चीज़? हम्म, हाँ चल सही है। सही है। सही है। ठीक है। तो अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने, इसको फ्लैश को भी हटा देते हैं, सही है। तो अब देखा है ना, तो यही की वाला एलिमेंट हो गया, ठीक है। मैं इसका एक और कॉपी करता हूँ, उसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल से कंट्रोल वी। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डेटा आ रहा है ना, वो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट वाला आ रहा है, ऐसा। क्लियर है? तो पता चल गया ना डिव में और रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट में क्या फ़र्क है, और क्यों हमें डिव को छोड़ के रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट को एज अ पेरेंट एलिमेंट यूज़ करना चाहिए अपनी JSX के अंदर। सही है? क्लियर है? अपने JSX के अंदर हमें क्यों रिएक्ट और फ्रेगमेंट को एज अ पेरेंट एलिमेंट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसका फ़ायदा ही यही है कि वो एक तरीके से पेरेंट की तरह लग भी रहता है, और हमारे स्ट्रक्चर में भी कोई जो है बदलाव नहीं करता, यानी कि कोई छेड़खानी नहीं करता। अगर हम डिव रखें ना, तो हमारे स्ट्रक्चर में तो होगा, उल्टा हमारी स्टाइलिंग में भी मसले आ जाएंगे। तो हम ऐसा काम नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं खाली H1 और पैराग्राफ टेक्स्ट शो हो। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिएक्ट और फ्रेगमेंट के अंदर रख सकते हैं, और फिर पेरेंट को जो चाहिए उसको क्या चाहिए, खाली H1 और पैराग्राफ टैग। तो रिएक्ट और फ्रेगमेंट टैग के अंदर उसको वही मिलेगा, उसको कोई डिफ नहीं मिलेगा। अगर हम डिफ में करते हैं तो उसको पूरा का पूरा डिफ डिफ मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है? सही है। क्लियर है ना? सही है। सही है। तो अब हम कंपोनेंट को देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको ज़रा रीसेट कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं कंपोनेंट पे, कि कंपोनेंट क्या होता है। चलो भाई, देखो, कंपोनेंट से मुराद ये होता है कि ना, मेरे पास वेबसाइट में एक बटन है। अब मुझे क्लाइंट क्या बोलता है, भाई तुम इसी बटन को हर जगह इस्तेमाल करो। सही है? इस बटन का कलर भी सेम हो, टेक्स्ट भले चेंज हो, इस बटन का कलर भी सेम हो, इसकी विड्थ भी सेम हो, इसी बटन को तुम्हें हर जगह लगाना है। सही है? मान लो मेरी मुझे वेबसाइट में ना 50 जगह बटन चाहिए, मैंने 50 जगह लगा दिया। अब भाई किसी अचानक से मुझे क्लाइंट आके बोलता है, यार इसका कलर का डिज़ाइन चेंज करो। तो अब अगर मैं उसको करने बैठूंगा, मुझे कितना टाइम लगेगा? हैं? सही है। मुझे कितना टाइम लगेगा उसका कलर हाँ। चेंज करने में, बताओ? मुझे 50 बटन का कलर चेंज करना है, हम्म, मुझे कितना टाइम लग जाएगा? टाइम वेस्ट नहीं होगा मेरा? हाँ। होगा ना? तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिएक्ट ने हमें क्या प्रोवाइड किए, कंपोनेंट प्रोवाइड किए। किसने प्रोवाइड किए? रिएक्ट ने। ये मत वो समझ लेना कि नेक्स्ट.जेएस ने कंपोनेंट प्रोवाइड किए, नहीं, कंपोनेंट रिएक्ट ने प्रोवाइड किए, ठीक है। रिएक्ट ने हमें कंपोनेंट प्रोवाइड किए, कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट्स जो कि रिएक्ट ने हमें प्रोवाइड किए। अब कंपोनेंट भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं। अब वो दो तरीके के कौन से होते हैं, वो भी हम ज़रा देख लेते हैं कि वो कौन से दो तरीके के कंपोनेंट हैं, ठीक है। कि वो कौन से दो कंपोनेंट है, वो भी हम ज़रा देख लेते हैं अभी, कि वो कौन से दो कंपोनेंट है, ठीक है। पहला हमारे पास होता है फंक्शन कंपोनेंट, और दूसरा हमारे पास होता है क्लास कंपोनेंट, ठीक है।
मैं यहाँ पे अब आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला होता है हमारे पास फंक्शन, फंक्शन कंपोनेंट, और दूसरा होता है हमारे पास क्लास कंपोनेंट। ठीक है, क्लास कंपोनेंट बिल्कुल उसी तरीके से बनता है जिस तरीके से हमने टाइपस्क्रिप्ट में क्लासेस बनाई थी, सही है। और फंक्शन कंपोनेंट भी बिल्कुल उसी तरीके से बनता है जिस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में टाइपस्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते थे। यहाँ तक क्लियर है? कोई इशू जो सही मैंने है। बात बोली है? सही है। अब इन दोनों में से कौन सा यूज किया जाए, कौन सा यूज ना किया जाए, उस पर बहस है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, 2020 से पहले तक हमारे पास क्लास कंपोनेंट यूज होते थे, सही है। थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है। 2020 से पहले तक क्लास कंपोनेंट का ही दौर था। वजह पता ही है, क्लास कंपोनेंट के थ्रू हमें किसी पे क्लिक करके कोई काम कराना है, किसी का पैराग्राफ चेंज करना है, या किसी बॉक्स में कोई एलिमेंट ऐड कराना है, तो वो हम क्लास कंपोनेंट के थ्रू कर सकते थे। हम फंक्शन कंपोनेंट के थ्रू नहीं कर सकते थे। हम 2020 से पहले फंक्शन कंपोनेंट के थ्रू सिर्फ एक काम कर सकते थे, HTML रिटर्न कराना। उसके अलावा हम कोई और काम नहीं कर सकते थे फंक्शन कंपोनेंट के थ्रू। अब अगर हमें HTML को रिटर्न भी कराना है और उस पर कोई एक्शन भी परफॉर्म कराना है, तो वो हमें क्लास कंपोनेंट के थ्रू यूज करना पड़ता था। क्लियर है? लेकिन अब एक बात ध्यान में आई हुई कि यार सर ने तो हमें क्लास कंपोनेंट पढ़ाया ही नहीं, सर ने तो हमें फंक्शन वाले कंपोनेंट पढ़ाए, सर ने तो क्लास कंपोनेंट का जिक्र तक नहीं किया। उसका भी एक रीजन है। देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि 2020 से पहले तक यूज होते थे, तो 2020 के बाद क्या यूज होता था? ठीक है, 2020 के बाद से फंक्शन कंपोनेंट का दौर दोबारा आ गया था, मतलब कि स्टार्ट हो गए थे वो यूज होना। क्यों स्टार्ट हो गए थे? क्योंकि 2020 में, सही है, 2020 में फंक्शन कंपोनेंट के अंदर रिएक्ट ने हमें हुक्स प्रोवाइड किए। ठीक है, रिएक्ट ने फंक्शन कंपोनेंट के अंदर, रिएक्ट ने फंक्शन कंपोनेंट के अंदर, एक सेकेंड, रिएक्ट ने फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हमें हुक्स प्रोवाइड किए। अब ये हुक्स क्या भला का नाम है, हुक्स क्या आ गए, इसको हम बाद में देखते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इतना देखो, 2020 के अंदर रिएक्ट ने हमें, 19-20 के ऐसे ही 20 के अंदर ही रिएक्ट ने हमें हुक्स प्रोवाइड किए, सही है। अब वजह क्या पड़ी भाई कि रिएक्ट को हुक्स लाने की जरूरत पड़ी। रिएक्ट क्यों हुक्स लेके आया? जब क्लास कंपोनेंट पे काम हो रहा था तो उसको क्या जरूरत है हुक्स लाने की? भाई जब एक जगह काम हो रहा है तो तुम्हें दूसरी जगह दूसरी चीज लाने की क्या जरूरत है जब एक जगह काम हो रहा है? मसला ये है, क्लास कंपोनेंट पे काम बहुत ट्रिकी हो जाता है। मैंने देखा होगा क्लास जब हम बना रहे होते थे तो वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती थी, कि उसके अंदर स्टैटिक मेथड आ रहा है, उसके अंदर गेटर आ रहा है, उसके अंदर सेटा आ रहा है, उसके अंदर ये आ रहा है, उसके अंदर वो आ रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टेड, रीड ओनली, ये सारी की सारी चीजें आ रही होती थी। तो उस वजह से काम जो है ना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता था। क्लियर है? सही कि है। भाई अगर जो बना रहा है ना उसको काम समझ में आएगा, अगर कोई तीसरा बंदा उठ के आके देखेगा ना उसको काम समझ में नहीं आएगा भाई ये हो क्या रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि उसमें रिटर्न कराने में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आती थी। फंक्शन कंपोनेंट में रिटर्न कराने का सिंपल पैटर्न क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सीधा सीधा एक फंक्शन बनाओ, उसको एक्सपोर्ट करो, और उस पर खाली रिटर्न कर दो अपनी HTML। सही है, बिल्कुल सिंपल था इसमें प्रोसेस है। क्लास कंपोनेंट में थोड़ा ट्रिकी होता था। क्लास कंपोनेंट में पहले पूरे ऑब्जेक्ट की वो करो, उसकी प्रोटोटाइप बनाओ, फिर उसका ये करो, फिर उसका वो करो, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती थी। फंक्शन कंपोनेंट के अंदर क्या है, सीधा सीधा फंक्शन बनाओ, उसको एक्सपोर्ट करो और उसके अंदर रिटर्न कर दो हमारी HTML यानी कि JSX, उसके अंदर हमारे दे दो TSX बोल दो, JSX बोल दो, उसके अंदर वो इजीली रिटर्न हो जाएगी कि हमने फंक्शन बनाना है और उसके अंदर रिटर्न कर देना है JSX या TSX। क्लास कंपोनेंट में क्या होता था, पहले पूरे का पूरे क्लास बनाओ, उसकी प्रॉपर्टी डालो, फिर उसके बाद उसको रिटर्न कराने का अलग काम करो, ये करो वो करो, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाओ, ये वाला फंक्शन बनाओ, वो वाला फंक्शन बनाओ। तो उस वजह से काम बहुत ट्रिकी हो जाता था।
तो रिएक्ट ने 2020 में क्या किया, हमारे पास दो हुक्स लाके दिए। हुक्स क्यों, किस कंपोनेंट के अंदर लाके दिए, फंक्शन कंपोनेंट्स के अंदर। हमारे पास काफी सारे हो गया, हमारे पास यूज स्टेट है, यूज इफेक्ट्स है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, यूज कॉन्टेक्स्ट है, हमारे पास यूज रिड्यूसर है, यूज आईडी है, यूज मेमो है, और यूज कॉल बैक, इस तरीके के हुक्स हमारे पास आते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, फंक्शन कंपोनेंट में काम और आसान हो गया बजाय क्लास कंपोनेंट के। ठीक है। तो फंक्शन कंपोनेंट में हमें पता है भाई, हम इजीली भाई हमने खाली फंक्शन बनाना है और उसके अंदर रिटर्न कर देनी है जेएसएक्स सिंपल। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि भाई फंक्शन कंपोनेंट में जेएसएक्स लिखने का काम आसान है। तो क्या किया रिएक्ट ने, क्या किया 2006 में हुक्स प्रोवाइड किए जिसके थ्रू हम अपने एचटीएमएल के अंदर एक्शन परफॉर्म करा सकें। क्योंकि फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हम एक्शन परफॉर्म नहीं करा सकते। अगर मुझे कोई एक्शन परफॉर्म कराना है ना, मैं चाहता हूँ भाई जब इस पर क्लिक होना तो इसका कलर चेंज हो जाए, तो वो मैं फंक्शन कंपोनेंट के थ्रू तब तक नहीं करा पाता था जब तक मेरे पास हुक्स नहीं थे। जब मेरे पास हुक्स आया तब मैं वो काम इजीली कर सकता हूँ, बिल्कुल इजीली। मुझे कोई क्लास कंपोनेंट को यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई क्लास का कंस्ट्रक्टर, क्लास का इन क्लास की वो सारी चीज़ें हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा सीधा फंक्शन पे अपनी जेएसएक्स डाल के और उस पर हमें कोई भी एक्शन परफॉर्म कराना है, हम उसको हुक्स के थ्रू परफॉर्म करा सकते हैं। क्लियर है कि क्लास कंपोनेंट में और फंक्शन कंपोनेंट में फ़र्क क्या है। सही है। क्लियर। सही। कोई इशू। नहीं। सही है। तो कंपोनेंट हमारे पास दो तरीके के होते हैं, फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी तुम्हें कंपोनेंट बनाना हो तो कैसे बनाओगे। तुमने कंपोनेंट इस तरीके से बनाना है, ये नहीं कंपोनेंट को ऐसा नहीं करना कि ऐप के फोल्डर में डाल दो, नहीं, ऐप के फोल्डर में कंपोनेंट कभी नहीं आएंगे। सही, ये चीज़ हमेशा नोट करना। ऐप के फोल्डर में सिर्फ वो फाइल आएगी जो हमें वेबसाइट पे शो करानी है। ठीक है। मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ फिलहाल के लिए, एक फाइल में फोल्डर बनाता हूँ प्रोडक्ट के नाम से। प्रोडक्ट, सॉरी कैपिटल में, प्रोडक्ट। ठीक है। और उसके अंदर मैं फाइल का नेम दे देता हूँ पेज डॉट टी एस एक्स। ठीक है। मैं यहाँ पे अपना कंपोनेंट बनाता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ भाई प्रोडक्ट। ठीक है। और यहाँ पे मैं डिफ के बजाय रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट का यूज़ करूँगा। अच्छा, ये एक्सटेंशन याद है ना सबको, मैंने कौन सी एक्सटेंशन यहाँ पे यूज़ की हुई है, कि भाई मैं एक जगह लिखता हूँ कि मैं एक जगह से हटाऊंगा दूसरे टैग से खुद ही हट जाएगी। यहाँ पे दोबारा लाजमी देख लो, इसका नाम है ऑटो रीनेम टैग। ये एक्सटेंशन ना अपने वीएस कोड में डाउनलोड कर लेना। ठीक है। ये बड़ी काम की एक्सटेंशन है। ठीक है। इससे क्या होता है, हमें टैग हटाना है ना तो हमें दोनों जगह हटाने की जरूरत नहीं है। हम एक जगह डालेंगे, एक जगह हटाएंगे, दूसरी जगह खुद ही हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से ही हो रहा होता है। ठीक है। मैं हटा देता हूँ यहीं से ही, नीचे से भी खुद ही हट जाएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ। ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला पेज जो है वेबसाइट पे अपनी शो कराना है, तो इसलिए मैंने इसको कौन से तो ऐप फोल्डर में डाला, ऐप फोल्डर के अंदर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे ज़रा रीलोड भी करता हूँ। ठीक है, थोड़ा रीलोड करता हूँ मैं। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई स्लैश प्रोडक्ट। मैं एंटर करता हूँ तो देखो मेरे पास प्रोडक्ट का भी पेज शो हो गया। क्लियर है। अब बात आ जाती है कंपोनेंट कैसे बनाए भाई। ऐप राउटर के अंदर तो ऐप फोल्डर के अंदर तो सिर्फ वो फाइल आती है जो हमें वेबसाइट पे शो करानी हो। अब कंपोनेंट की फाइल किस में डालें, यहाँ पे ज़रा गौर से देखना, मैं भी कर के आ रहा हूँ। मैं ज़रा इसको थोड़ा और जूम कर दे रहा हूँ। सही है। ये तुम्हें ऐप फोल्डर दिख रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब ऐप फोल्डर किसके अंदर है, चलो इतना बताओ। SRC हाँ में। सर बता, ऐप फोल्डर किसके अंदर है। SRC के अंदर है। एसआरसी के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, हमें कंपोनेंट्स नाम से फोल्डर बनाएंगे, कंपोनेंट नहीं, कंपोनेंट्स। उस कंपोनेंट्स के अंदर एक कंपोनेंट नहीं होगा, काफी सारे कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट्स का नाम से एक हम फोल्डर बनाएंगे। हम यहाँ पे एसआरसी पे आएंगे, एसआरसी पे हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दे रहा है, एक न्यू फाइल का, दूसरा न्यू फोल्डर का। मैं न्यू फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा, नाम जरा नोट करना सही है, कंपोनेंट्स। ठीक है।
इस तरीके से तुम्हें नाम लिखना है, कंपोनेंट नहीं लिख देना, कंपोनेंट्स लिखना। क्योंकि एक कंपोनेंट नहीं होगा, काफी सारे कंपोनेंट्स होंगे, तो इसलिए कंपोनेंट नहीं लिखना, कंपोनेंट्स लिखना। और फिर एंटर मार देना। ठीक है। तो अब तुम्हारे पास एसआरसी फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर हो गए ये बताओ मुझे। हाँ सर। एसआरसी फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर हैं? दो हो गए ना। दो हो गए। पहला ऐप और दूसरा कंपोनेंट। ठीक है। इसको मैं यहाँ से ये भी फिलहाल हटा देता हूँ। इसकी भी लिखने की नीड ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब ये इम्पोर्ट रिएक्ट आया ना तो उसको हटा दिया करो, इसके ना भी लिखोगे तो कुछ नहीं होगा। सही है। अब कंपोनेंट का फोल्डर तो बना लिया, अब क्या करें? अच्छा, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। एक काम तो यही है कि भाई यहाँ पे राइट क्लिक करो, जिस नाम से तुम्हें फाइल बनानी है तुम यहाँ पे लिखो। मुझे चाहिए भाई, फाइल चाहिए मुझे बॉक्स के नाम से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉक्स डॉट टी एस एक्स। एक तरीका तो ये है। ठीक है। लेकिन इससे भी अच्छा तरीका एक है, जो कि काम को कॉम्प्लेक्स भी नहीं करता। ठीक है। एक तरीका तो ये है कि भाई इसी के अंदर ही ना सारे कंपोनेंट की फाइलें बना दो। लेकिन उससे भी अच्छा तरीका ये है कि हर एक कंपोनेंट की फाइल के लिए उसका अपना फोल्डर बनाओ। सही है। कि भाई बॉक्स नाम की हमें एक TSX वाली फाइल बनानी है, तो हम क्या करेंगे, उस बॉक्स नाम से पहले एक बॉक्स का फोल्डर बनाएंगे। ठीक है। और उस बॉक्स फोल्डर के अंदर हम वो बॉक्स TSX वाली फाइल डाल देंगे। उसी तरीके से मैं चाहता हूँ मुझे ना एक कार्ड की फाइल बनानी है, कार्ड डॉट टी एस एक्स की। सही है। कार्ड का मुझे कंपोनेंट बनाना है, तो मुझे उसकी फाइल बनानी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कार्ड का फोल्डर बनाऊंगा, कार्ड का। सही है, कार्ड का मैं फोल्डर बनाऊंगा। और फिर उस कार्ड के फोल्डर के अंदर मैं कार्ड डॉट टीएसएक्स वाली फाइल बना दूंगा कंपोनेंट में, और उसके अंदर अपना कंपोनेंट लिख दूंगा। देखो ऐसे। मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोनेंट। ठीक है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन दे रहा है, पहला न्यू फोल्डर, दूसरा न्यू फाइल। मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा। अच्छा, हमेशा एक बात याद रखना कि कंपोनेंट जब भी तुम बनाओगे ना, है उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। सही है। जब भी तुम कोई कंपोनेंट का फोल्डर, कंपोनेंट की फाइल बनाओगे, उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है। तो हमने यहाँ पे यह क्या, बॉक्स नाम से एक फोल्डर बना लिया। अब मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे फाइल बनाऊंगा। मैं फाइल का भी नाम दे दूंगा बॉक्स डॉट टी एस एक्स, जिस नाम का फोल्डर उस नाम की फाइल। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और मैं यहाँ पे बॉक्स लिख देता हूँ। ओ सॉरी, फंक्शन भी तो लिखना है। फंक्शन बॉक्स यहाँ पे मैंने लिख दिया। मैं यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लाऊंगा, और मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के मैं यहाँ पे रिटर्न लगा दूंगा। ठीक है। और मुझे एक बॉक्स रिटर्न कराना है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट के बजाय मैं एक डिव डाल दूंगा। ठीक है। क्योंकि मैंने नाम भी क्या रखा है, बॉक्स। तो मुझे एक डब्बे की तरीके का ही कोई डेटा देना है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नाम भी क्या दे दिया, बॉक्स। और मैंने यहाँ पे टैग भी कौन सा दे दिया, डिव दे दिया, क्योंकि मुझे एक बॉक्स रखना है ना। अब मैं बॉक्स में क्या रखूंगा, मैं 4 li रख रहा हूँ। सही है। मैं 4 li रख रहा हूँ फिलहाल के लिए। या चलो मैं यूएल लग देता हूँ, यहाँ पे बॉक्स रखने के बजाय यूएल लग देता हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ पे li लग दें जो। अच्छा, अगर मुझे 4 li एक साथ लिखनी है तो मैं कैसे करूँगा, मैं li लिखूंगा। मैं चाहता हूँ 4 की 4 li एक साथ मेरे पास आ जाए। मैं यहाँ पे li लिखूंगा और उस पर मल्टीप्लाई लिख दूंगा 4। तो देखा, 4 की 4 li एक साथ आ गई। तुम्हें 5 भी चाहिए तो 5 लिख दो, 5 आ जाएंगे। 10 चाहिए 10 लिख दो, 1000 चाहिए 1000 लिख दो, 1000 की 1000 आ जाएंगी। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई होम। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट। चलो फिलहाल के लिए दो ही रखते हैं। ठीक है। अभी हमने वैसे भी दो ही पेज बनाया ना, तो फिलहाल के लिए दो ही रखते हैं। ठीक है। दो पेज यहाँ, दो यहाँ पे हम बॉक्स रख देते हैं। ठीक है। पहला काम ही हो गया। अब थोड़ी क्या करते हैं, इतना इसको रहने देते हैं। ठीक है। अब मुझे ना, मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे ये पेज के अंदर ना शो हो जाए। सही है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए भाई ये पेज के अंदर। ठीक है। तो एक तरीका क्या है, पहला तरीका ये है भाई, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। अब मैं कैसे लिखूँ? हाँ अहमद, मुझे ना ये बॉक्स वाला जो काम है ना, ये मुझे ना जितना भी काम है मैंने एक्सपोर्ट तो करा दिया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले मुझे इंपोर्ट यहाँ करना। पे चाहिए। इंपोर्ट कराएंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपोर्ट। इंपोर्ट और नाम क्या दिया है मैंने, बॉक्स, तो मैं बॉक्स लिख दूंगा।
देखा मुझे यहाँ पे जो भी करा रहा है एट कंपोनेंट बॉक्स में एंटर कर देता हूँ, मुझे इंपोर्ट करके इसने दे दिया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखूंगा, एंगल ब्रैकेट डालूंगा और मैं यहाँ पे बॉक्स लिख के यहाँ पे एंड कर दूंगा। ठीक है, अब देखा जहाँ पे मैंने कोई इतने लंबा कोड लिखा था, मुझे खाली 3 वर्ड लिखने पड़े और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो मेरे पास इस 3 वर्ड के अंदर उठ के आ गया। चलो कितने वर्ड, चलो कितने लेटर होगा, 1 2 3 4 5 6। इन 6 लेट इन 6 इन 6 कैरेक्टर के अंदर मेरे पास क्या हुआ, ये पूरा का पूरी जो यूएल है ये उठ के आ गई। अब मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र में आता हूँ। ठीक है, तो देखा मेरे पास ये पूरी की पूरी यूएल उठ के आ गई। क्लियर है कि हम कंपोनेंट का किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, सही सही। सही है। मैं इसको ये भी कर सकता हूँ भाई कि मुझे ये कंपोनेंट प्रोडक्ट में भी चाहिए, मैं इसको यहाँ पे भी ला सकता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पोर्ट, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉक्स, मेरे पास आ गया, मैं एंटर कर देता हूँ। अच्छा, मैंने कर्ली ब्रेसेस क्यों नहीं डाले, क्योंकि मैंने इंपोर्ट जो है डिफ़ॉल्ट की है। अगर मैंने इंपोर्ट नेम वाली की होती ना तो मैं कर्ली ब्रेसेस डालता। मैंने एक्सपोर्ट कौन सी की है, डिफ़ॉल्ट, तो मुझे कर्ली ब्रेसेस डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो टाइपस्क्रिप्ट है उसको खुद पता है कि भाई डिफ़ॉल्ट जो है एक ही होता है, तो इसलिए हमें कर्ली ब्रेसेस डालने की ज़रूरत नहीं है। नेम एक्सपोर्ट क्या होता है, काफ़ी सारे हो सकते हैं, तो इसलिए उसमें हमें कर्ली ब्रेसेस डालने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के काम करता हूँ, H1 में करके लिखता हूँ इसको। मैं यहाँ पे H1 में लिख देता हूँ कैपिटल में प्रोडक्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो बॉक्स है इसको मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ, सिंपल। उल्टा ही हो गया। ठीक है, अब अगर मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में आता हूँ, मैं रीलोड करता हूँ और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के पेज पे भी आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये मुझे शो करा रहा है। अब ना मुझे एक काम कराना है, मैं चाहता हूँ भाई जब मैं होम पेज पे आऊँ ना तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ दिखे, खाली होम हटाओ। चलो होम में वैसे ही हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ना, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं खाली एक ही यूएल लिख डालता हूँ। ठीक है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ना जब मैं होम पे हूँ तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ दिखे, लेकिन जब मैं प्रोडक्ट पे आऊँ तो मुझे यहाँ पे होम लिखा हुआ दिखे। ठीक है, चलो यहाँ पे तो वैसे ही होम लिखा हुआ दिख रहा है। मैं चाहता हूँ जब मैं प्रोडक्ट पे आऊँ तो मुझे यहाँ, सॉरी, मैं जब होम पे आऊँ तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ दिखे। अभी मुझे यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, होम। ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे होम लिखा हुआ दिख रहा है। मैं चाहता हूँ भाई जब मैं होम के पेज पे हूँ तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट दिखे, और जब मैं प्रोडक्ट पे पेज पे आऊँ तो मुझे यहाँ पे होम दिखे। अब देखा जाए तो ये काम ना थोड़ा डायनेमिक हो रहा है कि अब हम चाहते हैं कि ना कंपोनेंट हमारा सेम रहे, लेकिन उसके अंदर डेटा ना हर जगह पे अलग अलग हो, कि भाई कंपोनेंट एक ही है लेकिन होम पेज पे उसका डेटा अलग हो, प्रोडक्ट पेज पे उसका डेटा अलग हो। तो उस चीज़ को हम करने के लिए हमारे पास आ जाते हैं प्रॉप्स, ठीक है, अब प्रॉप्स क्या होते हैं, अब प्रॉप्स को हम देख लेते हैं। प्रॉप्स को अगर देखा जाए ना तो वो हमारे पास फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट की तरह भी उसको कह सकते हैं, फिलहाल के लिए एग्जाम्पल के तौर पे। अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वापस आते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ नोट करो। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, मेरे पास ना एक फंक्शन है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, उस पे ना उस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर है सिटी के नाम से, और उस पे लिखा हुआ है और कंसोल पे हुआ है वेलकम, कंसोल पे लिखा हुआ है वेलकम, और जो पैरामीटर है सिटी वो लिखा हुआ है। अब अगर मैं उसको कॉल करता हूँ, ठीक है, मैं कॉल कराते हो मुझे उसका आर्गुमेंट भी देना होगा, सही है, क्योंकि मैंने पैरामीटर पास किया है तो मुझे आर्गुमेंट भी देना होगा। अगर मैं आर्गुमेंट नहीं दूंगा तो टाइपस्क्रिप्ट मुझे एरर देगा। तो जब मैंने पहली बार फंक्शन कॉल कराया, मैंने लिखा कराची, तो मुझे कंसोल पे दिखाएगा हेलो कराची। लेकिन अगर मैं दूसरी बार कॉल कराता हूँ और दूसरी बार मैं पैरामीटर में लिख देता हूँ लाहौर, तो वो मुझे दूसरी बार हेलो कराची नहीं दिखाएगा, मुझे दूसरी बार क्या दिखाएगा, वो हेलो लाहौर। लाहौर दिखाएगा। सही है,
तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से काम हो रहा है। मैं चाहता हूँ भाई होम जो मेरा पेज है ना वहाँ पे प्रोडक्ट शो हो, और जो मेरा प्रोडक्ट का जो पेज है वहाँ पे होम शो हो। तो उस चीज़ को करने के लिए मैं प्रॉप्स का यूज़ करता हूँ। क्लियर है कि अगर हमें डायनेमिक डेटा कंपोनेंट के अंदर पास कराने हैं कि भाई इस कंपोनेंट में डेटा अलग हो, कंपोनेंट एक ही हो लेकिन इस पेज पे उस कंपोनेंट का डेटा अलग हो, उस पेज पे उस कंपोनेंट का डेटा अलग हो, तो वो काम कराने के लिए हम प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? प्रॉप्स का प्रॉप्स का। यूज़ करते हैं। सही है? क्लियर है? सही। हाँ आप सही प्रॉप्स है। डाले कैसे हैं, बनाए कैसे हैं, ये बिल्कुल ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं। हमें अगर फंक्शन के अंदर पैरामीटर देना हो तो हम कहाँ पे देते हैं? हाँ अहमद, है ये बॉक्स हमें स्ट्रिंग अगर फंक्शन के अंदर पैरामीटर देना है तो हम कहाँ पे देते हैं? ब्रैकेट्स के अंदर, ये जो भी। ब्रैकेट्स के अंदर देते हैं। तो हाँ। सही है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जब फंक्शन हम बना रहे होते हैं तब हम उस जो राउंड ब्रैकेट होते हैं उसके अंदर जो भी वैल्यू देते हैं वो पैरामीटर होती है। लेकिन फंक्शन कंपोनेंट के अंदर उसे हम प्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉप्स। प्रॉप्स कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉप्स। अब यहाँ पे एक एरर आएगा। अच्छा, ये एरर पता है क्यों आ रहा है? ये टाइपस्क्रिप्ट की वजह से आ रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है भाई प्रॉप तो लिख दे लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी रीड नहीं होगी। ऊपर से तुमने इसकी टाइप भी नहीं बताई, ये है किस नस्ल का? क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट है ना, टाइपस्क्रिप्ट तो भले कुछ ना पूछे, टाइप तो वो लाजमी पूछेगी कि भाई टाइप क्या है इसकी। तुमने खाली प्रॉप्स लिख दिया, ये है क्या एक्चुअली? अच्छा, अब इसकी टाइप कैसे बताएं? अगर हमें अपने फंक्शन के अंदर जो हमारे टाइपस्क्रिप्ट के जो फंक्शन होते थे उसके अंदर हमें टाइप बतानी हो तो हम कॉलन लिखते थे। सही है, यहाँ पे कॉलन लिखते थे और टाइप लिख देते थे स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन। लेकिन प्रॉप्स में ऐसा नहीं होता। प्रॉप्स हमेशा याद करना, प्रॉप्स हमें एक ऑब्जेक्ट लाके देता है। सही है? फंक्शन कंपोनेंट के अंदर जो प्रॉप्स होते हैं ना वो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। क्या रिटर्न करते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। सही है, ये बात रट लो कि फंक्शन कंपोनेंट के अंदर जो प्रॉप्स होते हैं वो क्या रिटर्न करते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू आएगी वो ऑब्जेक्ट के अंदर करके आएगी, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर की होगी और वैल्यू होगी। सही है? अब मैं उसकी टाइप यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बता। ठीक है, तो हमने यहाँ तक काम कर लिया। हमने यहाँ पे बॉक्स भी बनाया। बॉक्स के अंदर क्या है? यू एल है। यू एल के अंदर क्या है? एक एल आई है। इस एल आई को हमने मेन होम पेज में भी दिखाया है और प्रोडक्ट के पेज में भी हमने इसको यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है। चलो हम दोनों जगह यूज तो कर पा रहे हैं लेकिन एक मसला है। मैं चाहता हूँ जब हम होम पे हो ना तो यहाँ पे एल आई पे प्रोडक्ट लिखा हो, और जब मैं प्रोडक्ट पे हूँ तो यहाँ पे लाइन पे होम लिखा हो। अब ये चीज सॉल्व कैसे होगी? ये सॉल्व होती है प्रॉप्स के थ्रू। प्रॉप्स क्या काम करते हैं हमारे पास? अगर हमें किसी भी कंपोनेंट के अंदर डायनेमिक डेटा देना है ना तो उसके लिए प्रॉप्स का यूज होगा। कि भाई तुम्हारे पास एक कंपोनेंट है, तुम्हें मल्टीपल जगह लगाना है। जैसे तुम्हारे पास एक बटन है, तुम्हें वो लगाना 50 जगह है लेकिन उसका टेक्स्ट अलग है। तुम क्या करोगे? बटन का कंपोनेंट बनाओगे, उस बटन के कंपोनेंट में एक प्रॉप भी पास करोगे। इससे क्या होगा? तुम डायनेमिक डेटा अप्लाई करते रहोगे। अब बिल्कुल, अब फंक्शन कंपोनेंट के अंदर जो प्रॉप्स होते हैं वो बिल्कुल फंक्शन के पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट की तरह ही काम कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक प्योर फंक्शन होता है। हम एक फंक्शन बनाते हैं, उसको कंसोल कराते हैं हेलो, और हमने एक पैरामीटर दिया हुआ है सिटी के नाम से, और उस सिटी को हम और कंसोल में हम लिख देते हैं हम हेलो, और हम सिटी लिख देते हैं। ठीक है, अब जब हम उसको कॉल करते हैं तो हमसे आर्गुमेंट मांगता है। हम उसको आर्गुमेंट में देते हैं कराची, तो वो हमें कंसोल पे क्या दिखाएगा? हेलो कराची। लेकिन मैं उसको दोबारा कॉल करता हूँ, एक बार मैंने कॉल किया और मैं दोबारा कॉल करता हूँ, मैं उस पर लिख देता हूँ है, और आर्गुमेंट में लिख देता हूँ लाहौर, तो मुझे क्या दिखाएगा? हेलो लाहौर। अगर मैं दोबारा कॉल करके इस्लामाबाद लिख दूँ तो मुझे दिखाएगा हेलो इस्लामाबाद। ये क्या है? डायनेमिक वैल्यू आ रही है। तो उसी तरीके से प्रॉप में भी हम कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ भाई जब मैं होम पेज पे हूँ तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाए। ठीक है? क्या चाहता हूँ? यहाँ पे जब मैं होम पेज पे हूँ ना तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट दिखे, एल आई के अंदर प्रोडक्ट दिखे, और जब मैं प्रोडक्ट वाले पेज पे हूँ तो मुझे होम दिखे। ठीक है, तो अब वो काम हम यहाँ पे करें। उसके लिए हम यहाँ पे प्रॉप देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे प्रॉप देते हैं। अब
अगर हम जावास्क्रिप्ट वाली रिएक्ट में काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें सीधा यहाँ पे प्रॉप लिखना है और कुछ नहीं लिखना। लेकिन टाइप्स पे हमें टाइप सेफ्टी और काफी सारी अच्छी चीजें प्रोवाइड करते हैं। वो बोलेगा भाई, वो आपसे पूछेगा ये आपने प्रॉप डाला क्या है, क्या चीज है, ये आपने ऐसे ही इसको डाल दिया, ना ये पढ़ने में आ रहा है, ना इस पे कोई टाइप वगैरह कुछ भी नहीं है, एनी टाइप बाय डिफॉल्ट डली हुई है, यही क्या। तो अब हमें इसको टाइप भी बतानी पड़ेगी। ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना है कि प्रॉप जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। मैं यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ। प्रॉप्स ऑलवेज ऑलवेज रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। प्रॉप्स हमेशा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो इसकी जो टाइप होगी वो भी एक ऑब्जेक्ट वाली होगी। अब हमें टाइप जब डालनी हो तो हम क्या करते हैं, हम कॉलन डालते हैं। अब टाइप आएगी ऑब्जेक्ट वाली, तो मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डालना होंगे। सही है। और अब इसके अंदर क्या आ जाएंगी, की और वैल्यू, अब वैल्यू की और वैल्यू आ जाएगी। ऑब्जेक्ट क्या होता है, की वैल्यू का पेयर होता है, तो अब की आ जाएगी और वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे वैल्यू वगैरह नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, सिर्फ टाइप बता रहे हैं। अब मैं यहाँ पे की नाम दे देता हूँ, मैं की को दे देता हूँ भाई नेम नाम से, मैं की दे देता हूँ। और मैं उसकी टाइप बता देता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है। अब इसको तसल्ली हुई कि हाँ भाई ये जो प्रॉप्स है ये है एक चीज है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये प्रॉप जो है ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है नेम नाम से, जिसकी टाइप क्या है थी। ये चीज टाइपस्क्रिप्ट को कंफर्मेशन होगी, टाइपस्क्रिप्ट को इस बात की तसल्ली होगी कि ये है क्या। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे होम लिखने के बजाय हम प्रॉप लिख देते हैं। यहाँ पे खाली प्रॉप प्रॉप लिख दें, एरर दे रहा है। ये तो बोल रहा है भाई ये क्या दे दिया तुमने, ऑब्जेक्ट दे दिया ये तो मुझे, हमें तो वैल्यू चाहिए। तो प्रॉप्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट नेम। क्लियर। अगर मैं खाली प्रॉप्स लिखूंगा ना, तो ये पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट ही दे देगा। हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें प्रॉप्स के अंदर जो नेम है वो चाहिए। तो मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा और मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा, सिंपल। अब इसकी वैल्यू मेरे पास है। जब हम फंक्शन को कॉल करा रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू एज आर्ग्यूमेंट आती थी। तो जब भी हम इस कंपोनेंट को कहीं पे लिखेंगे, जब भी हम इस कंपोनेंट को कहीं पे डालेंगे, कहीं पे पुट करेंगे, तो अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी। जब प्योर फंक्शन में क्या होता है, हम जब कॉल कराते हैं तो उसके राउंड ब्रैकेट में उसकी वैल्यू देते हैं। तो उसी तरीके से जब हम इस कंपोनेंट को कहीं पे रखते हैं, कहीं पे डालते हैं, पुट करते हैं, तो हम तब इसकी वैल्यू देते हैं। ये भी एक तरीके का है ना, तो कॉल ही हो रहा है सर, हमने दिखाया था ना कि अगर फंक्शन को कॉल करें तब भी वो HTML, तो ये भी एक तरीके का कॉल ही हो रहा है। तो कॉल कराते हो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट तो आएंगे नहीं। यहाँ पे अब अगर तुम आओगे ना, यहाँ पे तुम ना कंट्रोल स्पेस दबाना। तुम्हें देखो नेम की प्रॉपर्टी दिखा रहा है खुद। अब ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट को पता है कि हाँ भाई इस बॉक्स के अंदर ना प्रॉप्स है, पैरामीटर है, प्रॉप्स है। अच्छा एक बात एक और है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मुझे नेम क्यों दे रहा है, इसको तो प्रॉप्स देना चाहिए। क्योंकि ये टाइपस्क्रिप्ट को पता है कि फंक्शन कंपोनेंट प्रॉप्स देता है। ये फंक्शन कंपोनेंट के अंदर जो प्रॉप्स होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। तो वो हमसे प्रॉप नहीं मांगेगा। अब यहाँ पे क्या मांगेगा, अब यहाँ पे हमें वो प्रॉप नहीं देगा, यहाँ पे देगा उस प्रॉप के अंदर कितनी कीज है वो हमें ला के देगा। फिलहाल एक ही की है जिसका नाम है नेम। मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, मैं एंटर करता हूँ, मैंने पूरा लिखा नहीं, मैं अगर यहाँ पे एन भी लिखूंगा मुझे दिखा रहा है ये टाइपस्क्रिप्ट की अच्छी चीज होगी। मैं एंटर करता हूँ, देखा इसने खुद ही दे दिया स्ट्रिंग मेरा, तो इसने खुद ही कोटेशन डाल गई थी। अगर नंबर होता, कोई ऑब्जेक्ट होता, कोई एरे होता, कोई वो स्ट्रिंग के अलावा कोई दूसरी टाइप होती, तो ये मुझे कर्ली ब्रेसेस देता। क्यों, इसके नंबर को तो हम इक्वल टू, नंबर को हम किस में लिखते हैं, हमेशा कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ भाई, ये कौन सा है हमारा पेज, ये होम का पेज है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ भाई प्रोडक्ट। ठीक है। और यहाँ पे भी हमने डाला हुआ है, देखा यहाँ पे एरर भी दिखा रहा होता है। यहाँ पे भी हमने डाला है, और ये प्रोडक्ट का पेज है। तो यहाँ पे भी मैं, एक मिनट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, ये प्रोडक्ट का पेज है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा होम। यहाँ पे मेरा काम सॉल्व। अब होम के पेज पे हमें प्रोडक्ट शो होगा, प्रोडक्ट के पेज पे हमें होम शो होगा। क्लियर है। हाँ अगर हाँ, हम दो भी डाल सकते हैं। नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट एक होता है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये हाँ, ये हो सकता है कि उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट हो, ये हो सकता है।
ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई सी भी की हो सकती है, मेथड मेथड नहीं होता, मेथड नहीं होता, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हाँ हाँ कितनी भी डाल दो, मैं भी एक को डाल के दिखाऊंगा, अभी हम नेविगेट करने में भी आएंगे ना। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट दिखा रहा है, और अब मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश प्रोडक्ट, स्लैश प्रोडक्ट, तो ये मुझे होम दिखा देगा। ये फर्क क्या है? अभी ज़रा एक काम करते हैं, ये जो प्रोडक्ट है ना, इसकी हेडिंग को बड़ा कर देते हैं, नहीं तो लगी है ऐसा रहे कि दोनों साथ ही है। ठीक है, क्लास नेम देते हैं, टेक्स्ट को हम कर देते हैं भाई फॉर एक्सेल। ठीक है, फॉर एक्सेल हम यहाँ पे दे देते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ी पैडिंग भी दे देते हैं भाई, पी वाई से पैडिंग भी दे दो 5 की, ताकि लगे तो भाई हाइफन डालना, इक्वल डालना, ताकि लगे तो भाई कि हाँ भाई एक लिंक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप नेविगेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको भी मैं थोड़ी पैडिंग देता हूँ। ठीक है, ये पैडिंग हम फिलहाल के लिए है, चलो इसको तो नहीं देते। ठीक है, पैडिंग हम दे देते हैं। ठीक है, इसको पैडिंग दे देते हैं, यूएल जो है ना, ताकि दोनों तरफ अप्लाई हो जाए। अब मैं यहाँ पे दूंगा Py से 5, दोनों जगह अप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे भी अप्लाई हो गई। ठीक है, मैं प्रोडक्ट पे आ जाता हूँ, प्रोडक्ट पे भी अप्लाई हो गई। अब यहाँ पे हमारा कंपोनेंट का काम क्लियर। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक करेंगे। ठीक है, कि भाई प्रोडक्ट पे क्लिक होगा तो प्रोडक्ट पे जाए, होम पे क्लिक होगा तो होम पे वापस आ जाए। अब वो कैसे करेंगे, सिंपल सा काम है। अब देखो भाई यहाँ पे एल आई है, ठीक है, यूएल है, मैंने खाली एक ही यूएल बनाई, एक ही एल आई है, अब इसको मैं कितनी भी जगह अप्लाई इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये काम करते हैं हम। अब पहले बोल रहे थे ना कि भाई एक ही प्रॉपर्टी है, और भी हो सकती है, हाँ और भी हो सकती है। अभी मैं एक और डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे डालूंगा लिंक के नाम, मैं लिंक के नाम से भी एक प्रॉपर्टी दूंगा और इसकी टाइप में डालूंगा ऐसे। ठीक है, अब लिंक भी डायनामिक ही होगा, क्योंकि देखो वैल्यू डायनामिक आई है, लिंक भी डायनामिक होगा। होम के प्रोजेक्ट पे प्रोडक्ट का लिंक होगा, और प्रोडक्ट के पेज पे होम का लिंक होगा। ठीक है, अब लिंक अगर डालना भी है तो भाई लिंक का टैग भी तो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक का टैग हम उठा लेते हैं, लिंक, ये नेक्स्ट लिंक है, ये हमेशा नोट करना है, नेक्स्ट, ये वाला नेक्स्ट लिंक, एंटर करो, उठ के आई है। अब यहाँ पे कर दो, और ये जो वैल्यू है पूरी इसको उठाओ। ठीक है, और इसके अंदर डाल दो। अब ये पूछ रहा है भाई, अभी एरर दे रहा है, वजह पता है क्या है, एक ना इसका एट्रीब्यूट मिसिंग है, कौन सा, HR है। ठीक है, हम यहाँ पे उसको बता देते भाई ये वाला एट्रीब्यूट डाल दो, कौन सा, स्लैश प्रोडक्ट वाला, ओ सॉरी ऐसे नहीं डालना, ऐसे नहीं डालना। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा लिंक, सिंपल बस। ठीक, सही है, या चलो लिंक भी नहीं, ऐसे ही ऐसे डालते हैं, स्लैश और अब लिंक। क्लियर है यहाँ तक, ये मैंने काम किया है। यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग दी है, ये एरर क्या दे रहा है, ओ सॉरी, प्रॉप्स डॉट लिंक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कि अभी क्या किया हम गया प्रॉप्स के अंदर से लिंक भी आई है, तो क्या होगा, लिंक भी डायनामिक होगा। कि अब हम आएंगे होम पेज में, देखो अब एक से ज्यादा, अब एक और भी प्रॉपर्टी डाल सकते हो, मसाले और भी डाल सकते हो, इसलिए तुम्हें प्रॉपर्टी की वैल्यू डालनी, तुम डाल सकते हो, इसी से आपसे तुम्हें जरूरत। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है भाई, बोल रहे हैं भाई एक प्रॉप्स की वैल्यू मिसिंग है, एक प्रॉप्स की मिसिंग है, हम डाल देते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हमने लिंक के नाम से डाला है, नाम क्या डाला है हमने, प्रोडक्ट, तो फ्लैश तो हमने यहाँ पे डाल दिया, हमें खाली यहाँ पे लिख देना है प्रोडक्ट, सिंपल, हमें यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल इतना काम। और यहाँ पे अगर आते हैं हम, यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई लिंक, यहाँ पे हमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या होगा, ये डायरेक्ट ही होम पेज पे है, क्योंकि होम पेज के ऊपर कोई यहाँ पे लिंक शो हो रहा होता है, यहाँ पे कोई लिंक शो हो रहा होता है, होम पेज तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अब इस तरीके से इस पे काम होगा। होम पेज पे मैंने क्यों नहीं डाला, मैंने क्यों एम्प्टी छोड़ दिया, क्योंकि होम पेज के साथ कोई लिंक अटैच नहीं होता, शुरू में होम पेज ही खुलता है। ठीक है, लिंक आने का मकसद ये होता है कि ना होम पेज से दूसरे पेज पे जाओ, और फिर दूसरे पेज से वापस होम पेज पे जाओ। लेकिन लेकिन
होम पेज का जो यूआरएल होता है ना वो खाली स्लैश होता है। या मैं एक काम करता हूँ, मैं ना पूरा लिख के दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। यहाँ से मैं स्लैश भी हटा देता हूँ, ठीक है, अगर कंफ्यूजन ना हो जाए। यहाँ पे हो गया स्लैश, ठीक है, और यहाँ पे हो गया खाली स्लैश। होम का जो लिंक होता है ना वो खाली, होम का जो पाथ होता है ना वो खाली स्लैश होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। अब हम आते हैं यहाँ पे, रिलोड करते हैं थोड़ा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे आता हूँ, देखा ओवर शुगर। अच्छा एक और चीज, ये मुझे अंडरलाइन को नहीं दिखा रहा, टेलविंड सीरीज की वजह से। ठीक है, टेलविंड सीरीज की वजह से मुझे अंडरलाइन नहीं दिखा रहा। तो टेलविंड सीरीज बाय डिफॉल्ट क्या करता है, इसके अंदर से ना स्टाइलिंग रिमूव करके अपनी स्टाइलिंग अप्लाई कर देता है। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट पे आ गया, और अब मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये होम पे आ गया। ठीक है, तो अब तक जितना भी हमने पढ़ा था वो सारा इस टॉपिक के अंदर कवर। ठीक है, जो कि